सही है सही है। मैं कभी बोलूँ कि इतना बेकार क्वेश्चन में किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। देखो इसका पार्ट सी ना मुझे नहीं पसंद, वैसे इसकी मैंने बहुत रीजनिंग निकालने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई खास रीजनिंग मिली नहीं। ये लोग कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल। तो वो तो ऑफकोर्स स्कोर ज्यादा ही कर रहा है, अगर वो 2 स्कोर कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो बिली की प्रोबेबिलिटी क्या है 15/16 ऑफ गेटिंग स्कोर ग्रेटर देन अनिल स्कोर। तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, अगर अनिल 2 स्कोर कर रहा है तो बिली ग्रेटर देन 2 कर रहा है, अगर अनिल 4 स्कोर कर रहा है तो वो ग्रेटर देन 4 कर रहा है, अनिल अगर 6 स्कोर कर रहा है तो बिली ग्रेटर देन 6 कर रहा है, और अनिल अगर 8 कर रहा है तो बिली ग्रेटर देन 8 कर रहा है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो हम रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे। अनिल का था 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर 2, उसकी ग्रेटर देन 2 है 15/16। इसको रिस्पेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 15/64 प्लस 10/64 प्लस 3/64 प्लस 0। ये बन जाएगा 18/64 आंसर। हेलो, फिर तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया मैं? समझा देता हूँ। देखो इसकी रीजनिंग इस क्वेश्चन की, मुझे भी आज तक मैंने बहुत दफा कराया इन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन, इसकी कोई वैलिड रीजनिंग नहीं है। क्वेश्चन में पता है क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन इररिलेवेंट लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, अगर हमारा अनिल स्कोर कर रहा है 2, तो बिली की प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग स्कोर मोर देन 2, इट इज 15/16। तो वो ये कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी बता दो जिसमें बिली का स्कोर अनिल से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा समझ में आया कि वो प्रोबेबिलिटी क्या मांगना चाह रहे हैं। दे आर आस्किंग कि वो प्रोबेबिलिटी बता दो जिसमें बिली का स्कोर अनिल से ज्यादा है। तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे कि अगर अनिल 2 स्कोर कर रहा है तो बिली ग्रेटर देन 2 स्कोर करेगा। ये एक हो गया स्कोर, ये एक हो गई कंडीशन। सर जी। सर इसका आपका आंसर मतलब गलत आ रहा है। मेरा आंसर गलत आ रहा है? 28 होगा सर। 7/16 है आंसर। 16 आंसर है? 7/16। 7/16 है, देख लेते हैं बेटा। ने कहाँ गलती करी है? सर 3 अपॉन 8 नहीं होगा जब हमने 3 प्लस थ्री कर 15 प्लस 10 प्लस 3 28 नहीं होगा? 15 + 10 + 8, 15 + 10 + 3 है ना? सही तो जी किया है? सर 28 होगा ना ये? लगता नहीं है मुझे, एक मिनट एक मिनट होल्ड करना बेटा, मैं देख लूं। मैं मार्किंग स्कीम देख लेते हैं ना इसकी, क्या कह रहा है मार्किंग स्कीम में। फिफ्टीन अपॉन 16, 10, 15, 10, 20, अच्छा हाँ सही है सही है सही है, मैंने 18 लिखा है, 28 होगा। जी सर। हाँ सही है सही है। क्या हो रहा है? ये बोलूं कोई गलती तो लग नहीं रही खास। ठीक है, 28/64 आंसर है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई मसला नहीं अगर इसी तरीके से आंसर दे दें। तो ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। अगर हम क्वेश्चंस के ट्रेंड देखें, क्वेश्चंस को देखें, थोड़ा सा ना इलॉजिकल क्वेश्चन है ये। बाकी अच्छा चलो, अगर इसको समझाना चाहें थोड़ा सा, हम ये कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिली इज स्कोरिंग मोर देन अनिल। तो स्कोरिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर देन अनिल इज, जैसे अगर 2 वो स्कोर कर रहा है तो उसकी ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी लेंगे, लाइक दिस। तो बहुत सारे आउटकम्स बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये सिनेरियो हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है। तो हमने सारे सिनेरियोस को प्लस कर दिया क्योंकि हमें थोड़ी पता कि स्कोर ग्रेटर देन 2 आ रहा है या स्कोर ग्रेटर देन 4 या 4 आ रहा है। तो क्लियर हो सर रहा है? सर इसका मतलब उसने 28 टाइम ज्यादा वो करी। यस यस, आउट ऑफ 64, यस। सही ओके है। जी सर।
ये आप लोगों को अब क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। एक इसके एक अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन भी है इसके साथ जो अलजेब्रा कनेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊँ और 19 करा रहा हूँ, बाकी पीडीएफ आसान है, आप लोग खुद करना। फिर मैं इसमें आप लोगों को वो वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अभी इसको कंप्लीट करते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से। Kelvin chooses a pair of trousers and shirt to wear for college. सर आपकी आवाज हल्की हो गई। हाँ जी, एक मिनट। He chooses red shirt or yellow shirt. The probability that he chooses grey trouser is 1/3. The probability that he chooses red shirt is 4/5. तो probabilities दी हुई हैं हमें। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग? His choice of shirt is independent of his choice of trouser. क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आप इसकी ये अगर कोई शर्ट का कोई डिफरेंट शर्ट ले रहा है तो वो इफेक्ट नहीं करेगी इसके ट्राउजर की चॉइस को। सही है, कनेक्टेड नहीं है, कंडीशनल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो अगर ये ग्रे ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, ग्रे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। ये चांस है, ये इसमें अब क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर ग्रे चूज नहीं कर रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/3। यस और नो? इसमें क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, देखो इसमें चांस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ द चांस इज 0.33% या 33% ऑफ चूजिंग द ग्रे, तो नॉट चूजिंग का चांस क्या होगा? 66%, लाइक दिस। ठीक है, जैसे अगर 50-50 करते हैं तो हम बोलते हैं ना, अगर 0.5 है और 0.5 है तो 50-50% है। सो इफ ही इज चूजिंग ग्रे, तो नॉट ग्रे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मतलब ब्लैक की क्या होगी? 2/3। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि रेड ग्रे के बाद रेड शर्ट, अगर वो ग्रे के साथ रेड का कॉम्बिनेशन करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या दी हुई है इन्होंने? 4/5। तो नॉट रेड क्या होगी? विच इज येलो, 1/5। गुड, चलो इसको मैं फिल कर देता हूँ। अब ये आपका आंसर होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट केल्विन चूजेस ग्रे ट्राउजर एंड रेड शर्ट? ग्रे ट्राउजर और रेड शर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है? ग्रे ट्राउजर, रेड शर्ट, मल्टीप्लाई। 1/3 multiplied by 4/5, सिंपल। ठीक है, राइट सर। what is the probability that Kelvin does not choose either black trouser or red shirt? तो क्या करेगा? either black trouser or a red shirt, तो ग्रे ट्राउजर और येलो शर्ट ही लेगा फिर। सही है, मुश्किल तो नहीं है मुझे लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। ही इज नॉट चूजिंग आइदर ब्लैक ट्राउजर और रेड शर्ट, तो ही विल चूज ग्रे ट्राउजर एंड येलो शर्ट। ग्रे ट्राउजर एंड येलो शर्ट, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 1/15 इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग, मैं चाहूंगा आप लोग करो, ये बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। 1 वाले समझ गए हो तो 2 भी आराम से हो जाएगा। नॉट और वाला कुछ कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखना। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.7, तो नॉट विनिंग 0.3 है, ये याद रखना। अच्छा, अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन था इसके अंदर, एक वो करवा दूं मैं। ये रहा, द बैग कंटेन्स n बॉल। एक बैग है जिसमें n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, मतलब हमें पता नहीं है कितनी है, और उन बॉल्स में से 3 ऑफ द बॉल्स आर वाइट। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे पता नहीं चलता कब बंद हो जाएगा। सारे ओके। यहाँ पे सुन रहे हो अभी? जी सर। ठीक है। A bag contains n balls, 3 of the balls are white. ठीक है, 2 of the balls are taken random from the bag. अच्छा, white और not white है, मैं दूसरा कलर नहीं बताया। तो इसमें से 3 balls white है
और अगर हमें निकालना हो टोटल में से नॉट वाइट तो कितनी होंगी? टोटल बॉल्स आर n, उसमें से आप 3 हटा दो तो नॉट वाइट आ जाएगा। नॉट वाइट की क्वांटिटी ये है। इजी। यस सर। ठीक है, तो 2 balls are taken from the bag without replacement, complete the tree diagram। तो white निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिकॉज n रिप्रेजेंट टोटल, 3 upon n is the probability of getting white। नॉट white की प्रोबेबिलिटी होगी n minus 3 upon n। आगे चलते हैं। व्हाइट के बाद अगर ये व्हाइट दोबारा निकाल रहा है तो एक क्वांटिटी कम हो जाएंगी और नीचे से भी टोटल कम हो जाती है, ये बात आप लोगों को पता है। तो दैट इज वाई इन्होंने n-1 लिख दिया, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल है तो हमें पता नहीं है क्या क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग अलजेब्रा की तरह इसको करेंगे, n-1 कर दिया। अच्छा, अगर एक कंडीशन है जिसमें ये व्हाइट निकल रही है पहले फिर नॉट व्हाइट निकले तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, नॉट व्हाइट की क्वांटिटी क्या है? n-3। और क्योंकि टोटल में से भी अब नीचे से कम हो गया तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सर ये नॉट वाइट वाला वापस समझा दो। नॉट वाइट वाला बता देता हूँ। देखो नॉट वाइट अभी है कितने बताओ? n-3। ये तो समझ में आ गया ना, ये मानते हो ना n-3 है या नहीं मानते? जी सर। ठीक है, तो n-3 न्यूमरेटर में इसकी क्वांटिटी आ गई। अभी तक मैंने पहली ट्राई में मैंने व्हाइट निकाला है, अब मैं नॉन व्हाइट निकाल रहा हूं। तो पहले व्हाइट निकाला है तो नॉट व्हाइट की क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? n-3। और क्योंकि टोटल बॉल्स में से एक बॉल कम हो गई है बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, सो हम हमारे पास हो जाएगा n-1 डिनोमिनेटर। यस सर ओके। अब अगर पहले नॉट वाइट निकली है और फिर उसके बाद दोबारा नॉट वाइट निकालनी है तो आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर में तो n-1 आएगा क्योंकि एक कम हो गई है विदाउट रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। ऑल्सो n-3 हमारे पास अगर ये नॉट वाइट रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें से भी तो एक और निकालनी है क्योंकि नॉट वाइट के बाद ही नॉट वाइट आई है, तो इट विल बी n-4 upon n-1। लग रहा है नहीं आई बात समझ में? वो तो उन्होंने बताया है ना, देखो 3 ऑफ द, कौन सा वाला कह रही हो ये? अच्छा समझ में आ गया, ये समझाऊं? सही है, गुड। Z समझ में आया नहीं आया? n ये क्या माइनस हुआ? n-3 में से भी एक और निकाल दूंगा मैं, ओके। तो ये हो जाएगा n-4 upon n-1। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी n-4 upon n-1। अब आगे सॉल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट both balls are white is 1 upon 5। show that n square minus n minus 90 is equals to 0। n square minus n minus 90 equals to 0 लेकर आना है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेकर आनी है। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट इज 1 upon 15। इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी 1 upon 15 ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स वाइट। हम निकाल दें कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग कर लेते हैं वाइट एंड वाइट की प्रोबेबिलिटी। तो पहली दफा वाइट आने की है 3 upon n, दूसरी दफा आने की प्रोबेबिलिटी है 2 upon n-1, which is equals to 1 upon 15 because they have said so। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 upon n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 upon 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 90 equals to n square minus n square minus n minus 90 is equals to 0। आंसर सर ये वापस शो समझा दो। करके दे दिया। क्या समझाऊं इसमें बताओ? सर कौन पहले सा फर्स्ट पार्ट स्पेसिफिक? बता दें। वाइट वाइट क्यों रखा ये समझ में आया? क्योंकि बोल रहे हैं बोथ बॉल्स आर वाइट और मैंने 3 upon n मल्टीप्लाई बाय 2 upon n-1 क्यों किया, ये समझ में आ गया? जी सर, तो उससे सर 1 upon 15 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। 1 upon 15 उन्होंने दिया है। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर वाइट, दे हैव गिवन द आंसर बेसिकली। बोथ वाइट का आंसर दे दिया 1 upon 15 है। हम लोगों ने ट्री डायग्राम से देखा
कि हमारा तो 3/n की टर्म्स में आ रहा है, 3/n मल्टीप्लाई बाय 2/n-1, तो हमने आपस में इक्वेट कर दिया इसको। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। फिर इसको सॉल्व किया अलजेब्रिकली, हम यहाँ तक पहुंच गए। आगे चलते हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। सो फॉर द वैल्यूज ऑफ n, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में क्या, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 90 के फैक्टर सोचने हैं जिसकी वजह से 1 आए, -1 आए, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 90 के फैक्टर सोचो, 9 10 90। जी सर। दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है n-10 इक्वल्स टू 0, n+9 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू -9, और एक आ रहा है n इक्वल्स टू 10। एक समझदारी वाली बात बताओ, n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कभी भी माइनस में हो सकती है? नो। तो दो आंसर्स में से एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर है 10। क्लियर? बिल्कुल, मार्क्स वो स्पेसिफाई नहीं करे ना, यहाँ पे छोड़ दे या ये ऐसे लिख दे 10 -9, यहाँ मार्क्स कट जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल बात आ जाती है कि यार क्वांटिटी कभी भी माइनस में थोड़ी हो सकती। सिमिलरली आप लोग आगे पढ़ोगे शेप्स वाला चैप्टर, उसमें ना अक्सर दो आंसर्स आते हैं इसी तरीके से, और एक नेगेटिव में आता है, लेंथ नेगेटिव में आ रही होती है। कभी भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नहीं। तो ये तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे लॉजिक लगानी होगी। ये आपका आंसर है, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है इसका। तो हमारा अब थोड़ा सा रह गया अबाउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर इसके पास पेपर्स में हम लोग करेंगे एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट पास पेपर्स कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं नए चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। होपफुली मैराथन का सोचा हुआ है, तो मैराथन सीरीज 1 स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके सर। एटलीस्ट वाला अभी कॉन्सेप्ट वैल्यू। अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मैं करवा रहा हूँ, एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट पास पेपर्स में करेंगे। अभी रिलेटिव वाला तो मैं करवा रहा हूँ, रिलेटिव छोटा सा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। रिलेटिव कहाँ है? प्रोबेबिलिटी है।